first chapter of NCERT Science, 10th class, Chemical Reaction and Equation, and myself is Namda Sharma. Today we will discuss about the chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा चेंजेस के बारे में, और चेंजेस हमने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. चेंजेस जब हमने पढ़ा था तो वो 2 टाइप्स के होते हैं. आपने फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है, राइट. जो फिज़िकल चेंज होते हैं आप उनको अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. केमिकल चेंजेस को भी हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होती हैं. अब हम बात करें केमिकल और फिज़िकल चेंजेस की, तो सबसे पहले फिज़िकल चेंज देखेंगे. फिज़िकल चेंज क्या होता है? फिज़िकल चेंज में आप कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन को नहीं ऑब्जर्व करोगे. न्यू सब्सटेंस मीन्स फॉर्म्ड नहीं होंगी. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फिज़िकल चेंज में. फिर फिज़िकल चेंज में हो क्या रहा है? यहाँ पर फिज़िकल चेंज में स्टेट, कलर, टेम्परेचर, इसको रिलेट करके देखेंगे भी. किसी का शेप चेंज हो गया है तो किसी का कलर चेंज हो गया है. जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं ओके दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज. जैसे कि एक पेपर है, स्क्वायर पेपर है, आप उस स्क्वायर पेपर को फोल्ड कर देते हो. फोल्ड करने के बाद वो जो पेपर है आप उसको फिर से अनफोल्ड कर सकते हो. जैसे आपने एरोप्लेन बनाया, उस एरोप्लेन को वापस से आप अपने स्क्वायर शीट वाले पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. ये फिज़िकल चेंज है. मीन्स आपका फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल होगा. बेसिकली फिज़िकल चेंज में आप कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहे हो, वो रिवर्सिबल है, जिसको वापस से आप पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. बट अब बात आए किसकी? केमिकल चेंज की. केमिकल चेंज में हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. ये जो न्यू सब्सटेंस होगा विद न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगे. तो यहाँ पे जो केमिकल चेंज है वो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल चेंज कैसे होंगे? इरिवर्सिबल चेंज वो होंगे जो वापस से अपने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते. जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर. आप एक बार पेपर को बर्न कर दोगे तो क्या वो वापस से पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं. उसके बाद हमें जब क्या मिलता है, बर्न करने के बाद एशेज़ ही मिलेंगे, राख ही मिलेगी. तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है हमारा केमिकल चेंज है. अब जब केमिकल चेंज पे हम आए हैं तो ये जो केमिकल चेंज होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए. क्या कह रहे हैं हम? केमिकल चेंजेस. ठीक है, ये केमिकल चेंज है. और केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन के लिए. ओके, मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसमें क्या होगा? न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी विद द न्यू प्रॉपर्टी, राइट. न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़. अब इसके एग्जांपल्स हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क. क्या हम रात को अगर दूध को फ्रिज में ना रखें तो मॉर्निंग तक वो फट जाता है, तो क्या है वो? कर्डलिंग ऑफ मिल्क है. फिर फूड इज़ कुक्ड. हम अपने घर में ऑब्जर्व करते हैं. हम ऑब्जर्व क्या, हमने खुद भी बहुत कुछ कुक किया होगा, नहीं? तो हम जब खाना बनाते हैं, जो भी हम खाना जैसे रोटी बना रहे हैं या सब्ज़ी या वेजिटेबल्स कट कर देते हैं, तो क्या वापस से हम उसे पुराने वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, इरिवर्सिबल है. देन आपका रस्टिंग ऑफ आयरन. किसी चीज़ पे, कोई लोहे की चीज़ है उस पर रस्ट हो जाए, रस्टिंग हो जाए, तो क्या वो रस्टिंग वापस से कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, वो वापस से आपका जो मेटल था उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, यानी कि वो हम एग्जांपल ले सकते हैं अल्कोहल का. ये जो बियर, वाइन, विस्की बनाए जाते हैं वो एग्जांपल है फर्मेंटेशन के, और ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है. फिर अब बात आई हमारी बॉडी में, तो हम क्या करते हैं? खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, वो फूड हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है. कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में भी इंटरनली केमिकल रिएक्शन होती है. वी रिस्पायर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट हम करते हैं. जब ब्रीद इन करते हैं हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं. ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद बहुत सारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन के पार्ट्स हैं, क्या करता है? उनका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है? हमारे फूड के पार्ट्स हैं. ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा. तो क्या है? ये भी तो केमिकल रिएक्शन है ना. तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के हैं. तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है,
What is chemical reaction? A change in which one or more new substance react. One or more new substance क्या करेंगे वो आपस में? रिएक्ट टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट। एक साइड आपका रिएक्टेंट होगा, वन और मोर रिएक्टेंट when react with each other form the product by undergoing a chemical changes or change in state, color, temperature due to evolution of the gases. We called as chemical reaction. ठीक है, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली उस परफॉर्म कौन कर रहा है? जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें आप वन स्टेट को अनदर स्टेट में चेंज करते हुए दे सकते हो, चेंज इन कलर के बेसिस पे बोल सकते हो, कोई गैस रिलीज़ हो रही है उसके बेसिस से बोल सकते हो, या कोई हीट रिलीज़ हुई या हीट का यूज़ हुआ उसके बेसिस पे बोल सकते हो। यहाँ पर आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में जो कि बिल्कुल न्यू सब्सटेंस होगा। ओके, देन हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन डू नॉट रिकम्बाइन टू गिव द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट बनेगा, वट एवर वी गेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, वी कैन नॉट चेंज। इस प्रोडक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते रिएक्टेंट में, मीन्स इरिवर्सिबल है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा केमिकल रिएक्शंस हैं इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? ओके, केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है कह सकते हो आप, जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या कहते हैं भाई? हमारे पास है केमिकल, ठीक है, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शंस के लिए। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट। एग्जाम्पल भी हमने लिए थे, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, फूड इज कुक, कर्टलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग वुड। हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स द वाटर। आयरन कंबाइन विद दी ऑक्सीजन कॉज करेगा रस्टिंग, कुकिंग ऑन एन एग, राइट। एग को बॉईल करने के बाद वापस से हम उसे अनकुक्ड ऑयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है। ये इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है हमने? हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको सैंड पेपर से पहले हमने ऊपर से क्लियर किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक्सपोज्ड है एयर में, सो इसके ऊपर की लेयर पे, इसके ऊपर के सरफेस पे एक लेयर बन गई होगी ना, तो वो जो लेयर है क्या हुई? ऑक्सीडाइज्ड हो गई। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीडाइज्ड है। देन उसको यूज़ करने से पहले उसको हमने क्लीन किया ताकि वो जले, जब हम उसे बर्न करें तो वो प्रॉपरली बर्न हो जाए। तो क्या चाहिए भाई हमें? मैग्नीशियम रिबन लेना है 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, रब विद द सैंड पेपर, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रीट लैम्प। आपको जलाना है उसे विद द हेल्प ऑफ द स्प्रीट लैम्प। ओके, एंड एक वॉच ग्लास रखना है साथ में। जब आप उसे बर्न करोगे तो वो जो मैग्नीशियम रिबन होगा वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ ऐश के फॉर्म में वो कन्वर्ट होके पेट्री प्लेट में हम उसको क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे एक तरीके से, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज यू पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। इसको जलाने के टाइम पे आपको इसे अपने आप से दूर रखना है, अपने आइज़ को एक्सपोज नहीं करना, राइट। देन आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे हमें एक वाइट कलर का ऐश मिलेगा। ये जो ऐश है वो क्या है? ऑब्वियसली मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर एंड द कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो हमने क्या कहा इसमें? हमारे पास वी हैव द मैग्नीशियम react with the oxygen and it gives the magnesium oxide। ये जो एक्टिविटी है हमें ये बता रही है कि हमें जो पेट्री प्लेट में, वॉच ग्लास में जो ऐश हमने ऑब्टेन की, वो
एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो वाइट इन कलर है, राइट। देन अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, इसको हम कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी नज़र आती है, या हमें कोई वहाँ पे इक्वेशन जो हमें बोलते हैं हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है कंबाइन हो रहा है देन ये मिले, ऐसे कुछ दिखता नहीं है। बट एक्चुअली उनके कुछ स्टेट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, टेम्परेचर है, गैस है एंड प्रेसिपिटेट है। इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ओके हियर इज केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का, उसमें हमने बात की है किसकी, एक कैंडल है हमारे पास, ठीक है, कैंडल है, हमने इसको बर्न किया। ये स्टार्टिंग में क्या थी, सॉलिड थी, बट आफ्टर बर्निंग ये मेल्ट करके सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, राइट। लिक्विड फॉर्म में आने से यहाँ पे क्या हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे चेंज हुआ है, किसका, चेंज इन स्टेट का, सॉलिड से लिक्विड में। आपने सॉलिड वैक्स जो ली थी कैंडल के फॉर्म में, वो जलने के बाद आफ्टर बर्निंग वी विल गेट दी लिक्विड फॉर्म ऑफ वैक्स, राइट। अब यहाँ पर ये भी एक इक्वेशन है, कैसे, हमारे पास कैंडल को जलाने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबाइन करेगी तो हीट रिलीज़ करेगी, वो जलेगी, जलने के बाद हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब हम वैक्स को बर्न करेंगे उस टाइम पे मिलेगा और ये बेसिकली हीट रिलीज़ करेगा। यहाँ से हमें एक हीट भी मिलेगी, वो लाइट इमिट करेगी ना तो हीट के साथ करेगी। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ है, कौन सा, सॉलिड टू लिक्विड। तो जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आप कह सकते हो कि इधर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। और ये फिज़िकल चेंज का भी एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के साथ फिज़िकल चेंज का भी एग्जाम्पल है, ओके। दूसरा है चेंज इन कलर। अब ये हमारे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन है, कौन सा, KMnNO4, KMnO4 का सोल्यूशन है। आपको कुछ ड्रॉप्स चाहिए किसकी, लेमन की। आप जब पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन बनाओगे 2-3 ड्रॉप्स आप उसमें लेमन के डाल देना। जब आप डालोगे तो ये KMnO4 का जो सोल्यूशन है जो आपको दिख रहा होगा पर्पल वॉयलेट कलर का कुछ, ये कलर डिसअपेयर हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, फेड हो जाएगा और वाइटिश कलर हमें मिलेगा। तो इसका यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, चेंज इन कलर। तो ये जो चेंज इन कलर है ये हमें कंफर्म करता है कि ओके यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस हुई है, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या है, हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, Zn इससे डिनोट करते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। ये जो टेम्परेचर चेंज होगा बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वहाँ पर, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा हम उसके बेसिस पे कहते हैं ओके रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। तो हमें जो मिलेगा ZnSO4 जिंक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। जब हम जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमें ये याद रखना है कि हमें इसको रिलेट करना है टेम्परेचर से, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ किस बात को नोटिस करना है, हमें यहाँ पर रिलेट करना है टेम्परेचर को कि ओके यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। फिर हम कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स ही हैं बट अब इसकी रिएक्शन है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा HCl के साथ तब हमें मिलेगा ZnCl एंड H2। अब भाई ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, ये एक स्केलेटल रिएक्शन है और स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है, वो अनबैलेंस्ड होती है। तो अब एक चीज़ और, अभी हम इस पे आएंगे स्केलेटल और बैलेंस रिएक्शन पे, बट हाँ जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना कभी वो सिंगल फॉर्म में
एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो हम यहाँ पे H2 की फॉर्म में हमने हाइड्रोजन लिखा ना, तो ठीक है, मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दूंगी, इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो गया, बट क्लोरीन का नंबर वेरी कर गया, इसलिए जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर वो ZnCl2 की फॉर्म में मिलेगा। तो जो हमारी रिएक्शंस हुई यहाँ पर Zn और 2HCl के बीच में होगी और ये कंबाइन करके हमें देगा ZnCl2 प्लस H2। तो जब भी हम जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो हम इसमें याद रखेंगे कि हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। ऐसे तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन गैस मिला था, बट हम उसको इससे नहीं रिलेट कर रहे हैं, हम उसको रिलेट करते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यहाँ पर जब HCl के साथ कराएंगे तो इसको रिलेट कर दें कि ओके यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए मिली है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ दी गैस। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है हमने कंप्लीट किया। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में जो बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट वर्ड है उसको हम रिलेट करेंगे सॉलिड से। ये ऐसा सब्सटेंस है जो सोल्यूशन में ऐड करने के बाद क्या होगा, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा, कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं होगा, वो बॉटम पे हमें छोटे छोटे सॉलिड के फॉर्म में हम ऑब्टेन करेंगे। बट हाँ, ये कहाँ मिलेगा, ये ऑलवेज वी गेट ऑन दी प्रोडक्ट साइड। ये जो प्रेसिपिटेट होगा सॉलिड फॉर्म में होगा और लिटिल अमाउंट में होगा, और ये हमें ऑलवेज हम ऑब्टेन करेंगे प्रोडक्ट साइड में, राइट। देन अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशंस पे। इस स्लाइड में केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है हमें। और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शंस की। क्या कहा हमने, जो कि केमिकल इक्वेशन है आपकी, केमिकल इक्वेशन ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। अब ये क्या कह रहे हैं हम कि केमिकल इक्वेशन है इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, ठीक है, वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट एंटिटीज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। हमें क्या कहा, केमिकल रिएक्शन है जो हमारी, उसको हमें सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी जैसे मैग्नीशियम कहा, मैग्नीशियम है, ये सिंबल है मैग्नीशियम का, और दूसरा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का सिंबल है। तो ये किस साइड प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, तो रिएक्टेंट किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे दे विल गिव अस प्रोडक्ट, किस साइड देंगे, राइट हैंड साइड देंगे, राइट। कौन सा प्रोडक्ट, MgO। तो ये जो प्रोडक्ट मिला हमें वो राइट हैंड साइड मिला, ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन मिला, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे ले लिया, हाइड्रोजन किससे डिनोट करते हैं हम, H2 से, हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं H2 से, ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं O2 से। ऐसे ही अदर फॉर्मूलेज भी हैं हमारे पास, क्लोरीन गैस Cl2। देन अब कोई भी डिनोशन ले लो, H2SO4 हमें पता है ऐसे लिखते हैं, HCl ऐसे लिखते हैं, NaCl ऐसे आप लिखोगे। तो ये सब क्या है, ये सिंबल्स हैं हमारे, किसके, जो भी हमने कंपाउंड और एलिमेंट लिए ये उन सब के सिंबल्स हैं और ये हमें लर्न करने होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या हुआ भाई, अब कह रहे कि जो केमिकल इक्वेशन है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन तो है, बट जो इक्वेशन है ये भी 2 टाइप्स की हमने कहा कि एक तो होती है स्केलेटल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस इक्वेशन। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, आप देख के ऑब्जर्व करो। हम अभी कह रहे थे ना, जो स्केलेटल इक्वेशन होती है ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। स्केलेटल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, मीन्स जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं तो कोई सामान लेते हैं तो क्या होता है, हम वहाँ पे वेइंग मशीन पे क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वांटिटी है 500 ग्राम या 1000 ग्राम, वो क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बराबर का लेते हैं। अगर उससे कम है तो यानी कि अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे ही हमारा ये जो स्केलेटल इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस्ड होती है। ये सिर्फ एक फ्रेम प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
ये एक फ्रेम प्रोवाइड करेगी कि ओके हमें ये रिएक्शन इस वे में परफॉर्म करनी है। जैसे कि हमारी बॉडी के लिए जो फ्रेम देता है हमारी बोन्स देती है, बोन हमारी बॉडी को एक पोस्चर देता है, बट एक्चुअली में सिर्फ बोन पे तो बॉडी डिपेंड नहीं करती ना, वैसे ही ये भी एक स्केलेटल देता है, स्केलेटल इक्वेशन, बट सिर्फ लिख देने से, सिंबल लिख देने से ये वो रिएक्शन सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जो अभी तक रिएक्शन हम कर रहे थे, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, देन वी विल गेट दी MgO, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये स्केलेटल इक्वेशन थी। इसको बैलेंस करना होगा हमें, तो कैसे करेंगे, 2MgO2 देन 2MgO। अब ये मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली बैलेंस करने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ स्टेप्स हैं उसे फॉलो करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है बैलेंसिंग में, हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, ये हमें प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है, कोई रूल नहीं है, बस हाँ छोटे से कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो हम बैलेंसिंग सीख सकते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट हियर इज़ द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने अभी डिस्कस किया ही। केमिकल इक्वेशन में क्या कह रहे हैं हम, केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। क्या करते हैं इसमें, जो केमिकल रिएक्शन है उसको ये सिंबल में प्रेजेंट करेगा, ठीक है, हम फॉर्मूलेज लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये वर्ड इक्वेशन हमें दिख रही है, इस वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है सिंबल्स में, यही हमारी केमिकल इक्वेशन है, राइट। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, और द न्यू सब्सटेंस which is formed in the product side that is magnesium oxide, ये कहाँ मिलेगा हमें, प्रोडक्ट साइड में मिलेगा, यानी कि राइट हैंड साइड में, राइट। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज होगा प्रोडक्ट में, ठीक है, थ्रू एन एरो प्लेस इन बिटवीन दैम, ये एरो हमने लगाया है इसके बीच में, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, इसके बीच में है एक एरो, एरो क्या शो करेगा, ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, राइट। जो रिएक्टेंट है दैट रिएक्टेंट आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो का काम क्या है कि किस डायरेक्शन में हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, इसलिए एरो का जो एरो हेड है वो प्रोडक्ट जिस साइड पे बनता है उस साइड में हम शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब आपने केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए भी हम जो कह रहे हैं कि कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे। बट क्वेश्चन ये है कि केमिकल इक्वेशन में ही क्यों लिखना केमिकल रिएक्शन को, हमारे पास केमिकल रिएक्शन है हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं है, इसका भी एक रीज़न है। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन, मीन्स केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड मेक इट यूजफुल। केमिकल इक्वेशन क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को कंसाइज बनाती है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसे लिखते हैं, ठीक है, एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, वो यूज़फुल हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप सिंपली लिख रहे हो मैग्नीशियम, देन आप बोल रहे हो H2SO4, तो ये इन्फॉर्मेटिव है ना कि ओके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, तो मेरी एक इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हुई है, बढ़ गई है ना। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन का काम क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है सिंबल्स में और फॉर्मूलाज में, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को कंसाइज बना देती है, छोटा कर देगी, ठीक है, दैट्स वाई। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, मैग्नीशियम उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या करना है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या करना है, हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है ऑन ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आपको दोनों ही साइड में क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, ठीक है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द सेम ऑन दी बोथ साइड। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, क्या दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं,
इफ़ येस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस। जैसा हमने कहा था, अगर हमारी इक्वेशन दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ एटम दोनों ही साइड क्या हो, इक्वल हैं, तब तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। बट इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ वेल अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्यों नहीं है बैलेंस्ड? क्योंकि जो मास है बोथ साइड वो क्या है, अनबैलेंस्ड है, वो इक्वल नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हम यही तो कह रहे थे ना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक वो फ्रेम प्रोवाइड कर देता है कि रिएक्शन इस वे में हमें परफॉर्म करना है। बट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ने हमें एक आइडिया दिया है, लेकिन जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो एक प्रॉपर इक्वेशन होगी, जो कि जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, या मास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड ऑफ मास। दोनों साइड के जो मास होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तब वो होगी बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन 1.2 ये वाली क्या है, हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मैग्नीशियम को हमने बर्न किया है और देन हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन दिख रही है ये क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ये सिर्फ एक हमें आइडिया देता है, एक फ्रेम प्रोवाइड कर देता है केमिकल रिएक्शन किस वे में परफॉर्म हुई है। ओके, देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बेसिकली किसी भी रिएक्शन को या इक्वेशन जो हमने सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया है केमिकल रिएक्शन को, बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो एक लॉ पढ़ा था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th क्लास का लॉ है। तो उसमें क्या था, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, that is the total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal total mass of element present in the reactant। इसने क्या कहा, जो टोटल मास है आपका कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड में, शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। किस वे में, टोटल मास के कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप चलें तो आपका दोनों ही साइड के जो मास हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हमने परफॉर्म की तो क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में जो केमिकल रिएक्शन होगी, जो भी रिएक्टेंट होंगे वट एवर वी हैव एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम था वो भी इक्वल होना चाहिए दूसरे साइड नंबर ऑफ एटम के। ये बिल्कुल सेम है हमारे मास की तरह ही, जैसे ही दोनों साइड के मास इक्वल होने चाहिए, दोनों ही मास इक्वल होने चाहिए, वैसे ही नंबर ऑफ एटम भी इक्वल होने चाहिए। आप ये जो डेफिनेशन हम ले रहे हैं हम दोनों तरह से ले सकते हैं। ठीक है, जो मास है और नंबर ऑफ एटम है राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या होने चाहिए, शुड बी इक्वल। अब जो वर्ड इक्वेशन हमारे पास है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड की, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आपके पास Zn है, H2SO4 है, रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या नोटिस करेंगे, हमें इसमें देखना है जो नंबर ऑफ एटम है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, ये हमें नोटिस करना है। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हमारे पास जो था जिंक भी था एंड उसमें क्या था, लिख लेते हैं हम ZnH2SO4 एंड वी गेट ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखना है एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारे पास, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है उसमें जिंक कितना है, 1, राइट हैंड साइड भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड आप अपना हाइड्रोजन देखोगे तो 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है। फिर सल्फ़र पे आ जाएं तो सल्फ़र के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1,
1 एटम इधर भी है। फिर ऑक्सीजन O4, इधर भी O4 है। तो क्या पता चला हमें, वो जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। ऐसा किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम थे ना, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड क्या थे, इक्वल थे। एज द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन दी बोथ साइड इज सेम, दिस इज कॉल्ड बी बैलेंस इक्वेशन। तो वो क्या है हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब एक और बैलेंस करना है हमें, एक और रिएक्शन है। आयरन है, आयरन को रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिला Fe3O4 प्लस H2, ये कंपाउंड मिला है। इसकी करानी है हमें बैलेंसिंग, ठीक है। देन अब बैलेंस करने से पहले कहा था ना कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने, एज सच कोई रूल नहीं है, बस स्टेप्स है, जनरल स्टेप्स हैं, वो फॉलो करने हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे, आप सबसे पहले उनको क्या करोगे, बॉक्स में डाल लो। ये बॉक्सिंग की हुई है। बॉक्स में डालने से इसके नंबर पे या इसके एलिमेंट पे किसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड एंड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हम कुछ भी चेंज नहीं करें, ना ही हमें करना है, जस्ट पुट इन दी बॉक्स। सेकेंड स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस इक्वेशन। अब ये जो है आपकी इक्वेशन वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है। तो सबसे पहले कितने एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है वो लिखेंगे। आयरन है, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं या कितने एटम है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम आयरन का 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट साइड में आते हैं। क्या नोटिस किया, आयरन के 3 एटम्स हैं, ओके। देन ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, क्या नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, नहीं है ना। देन हमें क्या करना है, बैलेंस करना होगा। क्या करेंगे, स्टेप 3 में देखते हैं। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। कभी भी हमें बैलेंस करना है तो कन्वीनियंटली, वैसे हम किसी को भी कर सकते हैं, बट हम अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या नोटिस किया, मैक्सिमम नंबर एटम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, ठीक है। तो इट मे बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर आपका O4 प्रोडक्ट साइड में है, बट ऐसा नहीं है कि वो रिएक्टेंट साइड में नहीं हो सकता। अदर एग्जाम्पल में मे बी वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड हो। In that compound, select the element which has the maximum number of atom, that is oxygen. Using this criteria, we select the Fe3O4. इस कंपाउंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, और कौन से एलिमेंट के पास, ऑक्सीजन के पास। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन दी राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल क्लियर है, ऑक्सीजन के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 ऑक्सीजन एटम है और राइट हैंड साइड 4 है, राइट। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इनिशियली हमने क्या नोटिस किया, हमने लिया है कंपाउंड कौन सा वाला, Fe3O4, और जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है ऑक्सीजन H2O के साथ प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना था, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 4। अब इस ऑक्सीजन में ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ कि आपका 4 हो जाएगा। ऑब्वियस है, क्लियर है। इसमें अगर 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्टेंट साइड भी हमें 4 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, जो कि इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल एटम्स के साथ, ओके। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कभी भी हमें नंबर ऑफ एटम के नंबर्स को इक्वल करना हो तो हमें फॉर्मूले को छेड़ना नहीं है, उसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, और एलिमेंट इन्वॉल्व इन दी रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन का नंबर जो है वो बैलेंस करना है प्रोडक्ट के साथ। रिएक्टेंट साइड में हमारा 1 है जो कि प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हमारे 4। अब हमें बैलेंस करना है 4 यूज़ करके। तो जो हम लिखेंगे 4 वो ऐसे लिखना है 4H2O, ऐसे नहीं लिखना है H2O4, आप ऐसे नहीं लिखोगे, और H2O4 ब्रैकेट के साथ। ये कोई
वे नहीं है आपको मेंटेन करने का, ठीक है। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन, अब जितना भी हमने अभी किया बैलेंस आप उतना कर लो। हमने H2O के साथ लगाना था 4, तो हमने यहाँ पे 4 ब्रैकेट के बाहर H2O के साथ लगा दिया। अब हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हमारा वो 4 हो गया, ठीक है, इस ऑक्सीजन के बराबर 4 हो गया। बट इसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है इसका नंबर भी चेंज हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4H2 हो गया। और इस वे में जब लिखा होता है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाता है इस 2 के साथ, जो भी हाइड्रोजन के साथ कोई भी नंबर होगा, किसी भी एलिमेंट के साथ जो नंबर होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारे पास अब हाइड्रोजन एटम जो है वो 8 हो गया है और आपके प्रोडक्ट साइड में तो 2 ही है, मीन्स अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, pick any of these elements to proceed further. Let us balance the hydrogen atom in the partly balanced equation. To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the right hand side. ठीक है, आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को इक्वलाइज करना है प्रोडक्ट साइड वाले और रिएक्टेंट साइड के साथ जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। देन स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, आयरन है, हाइड्रोजन एटम है, वो बैलेंस नहीं है, हमने उन दोनों में से, ठीक है, देखा कि अब हमें हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करना है। तो हमने सोचा ठीक है, रिएक्टेंट में हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में हमारे पास 4 है। अब मैं 4 में ऐसा कौन सा नंबर करूँ मल्टीप्लाई कि मेरे पास 8 आ जाए, ऑब्वियसली 2, तो मेरा 8 प्रोडक्ट साइड के 8 के इक्वल हो जाएगा, तो मैं ऐसे बैलेंस कर सकती हूँ। देन अभी तक जो हमने रिएक्शन की थी Fe4H2O Fe3O4, तो इस H2 को ही तो बैलेंस करना तो हमने बाहर कोफिशिएंट 4 यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स इसके 8 मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बराबर हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन के 8 एटम्स और प्रोडक्ट साइड भी 8 एटम्स हो गए, बैलेंस हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास, आयरन। आयरन अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, वो करेंगे। Examine the above equation and pick the third element which is not balanced. कौन सा है वो हमारा, आयरन, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में हमारा आयरन कितना है, 1, Fe के फॉर्म में, प्रोडक्ट में जाके वो Fe3 हो गया था, तो यहाँ पे 1 है। 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आ जाए, ऑब्वियसली फिर 3 कर देंगे तो 3 इक्वल्स टू 3, और देन हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट मिला 3Fe 4H2O Fe3O4 एंड 4H2। तो अब ये जो रिएक्शन हमें मिली एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिली है, ठीक है। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3Fe है, 4H2O है, इन सब को आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। देखो 3 है, ओके, आयरन यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन 4, मीन्स दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड आर इक्वल, द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो ऑब्वियसली उसे बैलेंस करें। दिस मैथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कॉल दी hit and trial method as we make trial to balance the equation। अभी जो हमने देखा वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर ये बैलेंस नहीं होती तो ठीक है हम अनदर नंबर ऑफ कोफिशिएंट यूज़ करते, तो ये जो हम बार बार ट्राई करते तो इसको ही हम कह रहे हैं हिट एंड ट्रायल मैथड। वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, ओके। राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, आप जब ये इक्वेशन करते हो तो कुछ सिम्बल्स भी हम लिखते हैं साथ में, और वो जो सिम्बल्स हम कह रहे हैं उसको कहते हैं कि वो फिजिकल स्टेट मेंशन करेगा। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, इसको देख के तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा हमें। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन परफॉर्म की हमने। टू मेक अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट of the reactant and product are mentioned
along with their chemical formula. रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो हमारे ये केमिकल इक्वेशन में जो सिंबल यूज़ किए हुए हैं उसका कौन सा स्टेट है उसको बताने के लिए हम एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, किसकी? उसके फिजिकल स्टेट की, कि वो गैस है, लिक्विड है, एक्वस है या सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट है। एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय दी, कुछ नोटेशन है। गैस के लिए हमने यूज़ कर लिया G, लिक्विड के लिए यूज़ कर लिया L, सॉलिड के लिए S एंड एक्वस सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं हम AQ। यहाँ पे जो एक्वस सोल्यूशन होता है, बेसिकली एक्वस सोल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे वाटर्स के। एक्वस सोल्यूशन वही होगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आई, इसको हम रिप्रेजेंट करें अगर हम उसके फिजिकल स्टेट में, तो वो जो इक्वेशन मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, जो उसके फिजिकल स्टेट को भी बताएगी। अब ये जो आयरन है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर है 4H2O, ये यहाँ पे गैस फॉर्म में है ना कि लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर Fe3O4 जो है वो भी सॉलिड है और H2 हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो हमने फिजिकल स्टेट यहाँ पे मेंशन किए, इससे हमें पता चल गया ना कि ये जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट है इनका कौन सा स्टेट है, किस स्टेट में ये यहाँ पे प्रेजेंट है। नोट द सिंबल G इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। आप भी सोच रहे होगे H2O तो वाटर होता है, तो इसको लिक्विड से क्यों नहीं डिनोट किया? इसका रीज़न ये था कि जो यहाँ पे वाटर हमारा प्रेजेंट है वो स्टीम के फॉर्म में, और स्टीम को हम लिक्विड नहीं बोलेंगे, गैस से डिनोट करेंगे। ओके, यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन द केमिकल इक्वेशन, जनरली इंक्लूड नहीं करते अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, जब तक कि हमें कहा ना जाए या स्पेसिफाई करने के लिए हमें लगता है कि ओके इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव दी और बिलो दी एरो। इस एरो के ऊपर या इस एरो के नीचे हम कुछ ऐसे मेंशन कर देते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, कितना प्रेशर लगेगा, या कैटलिस्ट एक वर्ड आया यहाँ पे। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली एक प्रोडक्ट कह लो या एक सब्सटेंस कह लो, सब्सटेंस है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which affect the rate of chemical reaction। क्या करेगा कैटलिस्ट? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। कैसे? या तो उस केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। बेसिकली हमारा जो कैटलिस्ट है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है और स्लो डाउन कर सकता है। ओके, तो कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। ये अपने आप को उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने देगा, बस उस रिएक्शन को फास्ट और स्लो कर देगा। तो क्या कह रहे हैं? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टू इंक्रीज द रिएक्शन और डिक्रीज द रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। वो रिएक्शन में खुद को यूज़ होने नहीं देगा। ठीक है, फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो। जैसे यहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, कितना प्रेशर यूज़ किया? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें मिल जाएगा ये CH3OH विच इज़ अल्कोहल। ठीक है, बेसिकली मीथेनॉल। यहाँ पे 6 कार्बन है, 12H2O है, सनलाइट, क्लोरोफिल। ये कौन सी रिएक्शन आ गई हमारे पास? फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है जो आप 5th क्लास से देखते आ रहे होंगे। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। वी नीड द क्लोरोफिल एंड देन इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे परफॉर्म होती है? प्लांट्स में परफॉर्म होती है। प्लांट्स अपना फॉर्म ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करता है, राइट। तो बस ये जो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है इसके लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल, और प्लांट अपना फूड क्या करेगा? स्टोर करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये क्या कर रहा है? इन चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो
इससे पता चला है कि ये रिएक्शन कितनी इन्फॉर्मेटिव क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इसे फिजिकल स्टेट भी मेंशन है। तो ये रिएक्शन जो है हमारे सामने, इसको देख के ही आप बता दोगे कि ओके इस रिएक्शन में क्या क्या यूज़ हुआ है, कौन से फिजिकल स्टेट हैं और किस चीज़ का हम इसमें पर्टिकुलर क्या यूज़ करें। अब सनलाइट के बिना मे बी और क्लोरोफिल बिना के बिना ये रिएक्शन में भी हम परफॉर्म ही ना कर पाए। तो ये हम जो चीज़ें एरो के ऊपर लिखते हैं ये इंडिकेट करते हैं कंडीशंस। समटाइम जो रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम मेंशन करते हैं एरो के ऊपर। तो बस फिर आई होप आपको ये कैसे बैलेंस करना है, क्या करा हमने, ये स्टेप समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।